बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी कायम है, लेकिन मुज़ाकरात अब भी ताअत्तुल का शिकार है। इस दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान, ओमान और फिर पाकिस्तान और उसके बाद रूस का दौरा यह ज़ाहिर करता है कि ईरान मुज़ाकरात का अमल शुरू कर सकता है, क्योंकि ये तीनों मुल्क ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान पहले ही ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए मुखलिसाना कोशिश कर रहा है, तो ओमान माजी में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में यही किरदार अदा कर चुका है, जबकि रूस ईरान का करीबी इत्तेहादी है। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के ये हंगामी दौरे मामूल की सिफारतकारी नहीं, बल्कि एक ऐसे अमल का हिस्सा महसूस होते हैं जिसका हर लम्हा कीमती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस दौरान यह बयान कि ईरान चाहे तो हमें फोन कर ले, यह बज़ाहिर एक सादा सा जुमला है, लेकिन यह अमेरिकी नफ्सियात जाहिर करता है कि अमेरिकी सदर इस पूरे अमल के हवाले से लापरवाही का तासुर देते हुए दिखाई देते हैं, जिसका सादा सा मतलब यह है कि अमेरिका अब भी मुज़ाकराती अमल पर नफ्सियाती दबाव बरकरार रखे हुए हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के 2 मरतबा पाकिस्तान आने से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इस्लामाबाद इस वक्त महज एक सिफारती स्टॉप ओवर नहीं, बल्कि एक फाल राबिताकार और सालिस बन चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकातें की, जिनमें बज़ाहिर इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात ज़ेर बहस आए, लेकिन असल अहमियत उन गैर एलानिया पैगामात की है जो इन मुलाकातों के जरिए मुंतकिल किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान से मॉस्को के लिए रवां हुए, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि ईरान खित्ते में अपने शिराकतदारों को सिर्फ एतमाद में नहीं ले रहा, बल्कि वो इलाकाई मुमालिक की जानिब से ज़मानतें भी चाहता है, ताकि आइंदा अमेरिका और इजराइल उस पर दोबारा हमला करने की जुर्रत न कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने रूस में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा और कहा कि हालिया अरसे में पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के माबैन सालसी में कलीदी किरदार अदा किया, जिसके बायस इस हवाले से होने वाली पेशरफ्त के मुख्तलिफ मराहिल पर मुशावरत नागुज़ीर हो गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन अमेरिका के तर्ज़ अमल और बढ़ते हुए मुतालिबात ने मुज़ाकराती अमल को एक बार फिर ताअत्तुल का शिकार कर दिया है। यूं ईरान पाकिस्तान में होने वाली मुशावरत को कामयाब करार दे रहा है, जिसमें न सिर्फ माजी की पेशरफ्तों का जायजा लिया गया, बल्कि मुस्तकबिल के मुमकिना रास्तों पर भी गौर किया गया। इस दौरान हफ्ते के रोज व्हाइट हाउस में एक इशाइये में फायरिंग हुई, जिससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मरकजी खिताब किया था, जबकि उस तकरीब में नायब सदर JD वैंस समेत ट्रंप काबीना के अहम अरकान शामिल थे। सदर ट्रंप ने अपने इब्तदाई बयान में यह कहा कि व्हाइट हाउस में फायरिंग ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक सकेगी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने एक और बयान में कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस हमले का ईरान जंग से कोई ताल्लुक है। सदर ट्रंप पे इससे कबल भी नाकाम कातिलाना हमले हो चुके हैं। फायरिंग का यह हालिया वाकया यह जाहिर करता है कि ट्रंप उस वक्त अपने ही मुल्क में नुमाया तौर पे गैर मकबूल हैं जब वो ईरान से जंग पे हैं। उनकी मकबूलियत की शरह इस वक्त 35% से भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह यह है कि ईरान जंग उनके गले की हड्डी बन चुकी है। इन तमाम तर हालात के बावजूद अमेरिका से सामने आ रहे इशारे इस पूरे सिफारती अमल को मजीद पेचीदा बनाते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह इंदिया दिया गया कि अमेरिकी नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद आ सकते हैं। यूं यह तासुर पैदा हुआ कि शायद बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात का अगला दौर करीब है, लेकिन उस दौरे का अचानक मंसूख होना और सदर ट्रंप के लहजे का सख्त हो जाना और फिर यह कहना कि वो हमें फोन कर सकते हैं, यह जुमला दरअसल एक सिफारती पैगाम से ज्यादा एक नफ्सियाती हरबा है, जिसका मकसद यह जाहिर करना है कि अमेरिका खुद को बाला दस्त पोजीशन में देख रहा है और मुज़ाकरात के लिए पहल करने की जिम्मेदारी ईरान पे डालना चाहता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि तमाम पत्ते हमारे पास हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान अमेरिका की उसी हिकमत अमली को जाहिर करता है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ईरान अब भी आबनाए हरमुज पे असरो रसूख रखता है, जिसके बायस ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक कार्ड मौजूद है जिसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अमेरिका के लिए मुकम्मल दबाव डालना भी आसान नहीं और ईरान के लिए मुकम्मल मज़ाहमत जारी रखना भी मुमकिन नहीं। मुआशी सतह पे ईरान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। अमेरिकी पाबंदियों और समुद्री नाकाबंदी ने उसकी तेल की बरामदात को शदीद मुतासिर किया। तेल की फरोख्त में रुकावट का मतलब सिर्फ माली नुकसान नहीं, बल्कि एक तकनीकी बहरान भी है। अगर तेल निकाला जाता रहा लेकिन उसे बरामद न किया जा सका तो जखीरा करने की सलाहियत महदूद होती है, और अगर कुएं बंद किए गए तो उन्हें दोबारा भरना एक महंगा और पेचीदा अमल होगा। ट्रंप ने अपने बयानात में उसी नुक्ते को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने यह दावा किया कि दबाव के बायस ईरानी तेल का निजाम
मफलूज हो सकता है। यह बयान हकीकत से ज्यादा एक इंतबा है जो ईरान को बज़ाहिर फारी फैसला करने पर मजबूर करने के लिए दिया गया। अमरीकी दबाव का सामना करने के लिए ईरान ने सिफारती रास्ता इख्तियार किया। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची खत्ते में शराकत दारों और मुमालिक के दौरे पर तो है ही, बल्कि उन्होंने अपने सऊदी हम मनसब से भी राब्ता किया और दोनों वज़राए खारजा ने ईरान अमरीका जंग के लिए सिफारती हल तलाश करने की जरूरत पर इत्तफाक किया है। इस हिकमत अमली का सादा सा मकसद एक ऐसा कसीर मुल्की फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसमें ईरान तन्हा ना रहे, उसे कुछ सिफारती तहफ़्फ़ुज़ मिले। ओमान इस हवाले से एक अहम किरदार अदा कर सकता है क्योंकि वो माजी में भी अमरीका और ईरान के दरमियान खुफिया राबितों का जरिया रहा, जबकि रूस की शमूलियत इस अमल को एक बड़ी ताकत की हिमायत फराहम कर सकती है। इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली है। इब्तदा में पाकिस्तान को सिर्फ एक सहूलतकार के तौर पर देखा जाता था, यानी एक ऐसा मुल्क जो पैगामात की तरसील में मदद फराहम करे, लेकिन हालिया पेशरफ्त से यह वाज़ेह हुआ कि इस्लामाबाद अब सालसी के बाकायदा किरदार में ढला हुआ है। सहूलतकारी और सालसी में बुनियादी फर्क यह है कि सहूलतकार सिर्फ राबिते करवाने तक महदूद होता है, जबकि सालिस खुद भी हल के अमल में शामिल होता है और बाज़ औक़ात तजावीज़ भी पेश करता है। पाकिस्तान के लिए यह एक हसास तवाज़ुन है। एक तरफ उसके अमरीका के साथ ताल्लुकात हैं जो मुआशी और सिफारती लिहाज से अहम है, दूसरी तरफ ईरान के साथ जुग्राफियाई कुर्बत और इलाकाई मफादात हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का इंदिया दिया, लेकिन उसके साथ ही किसी एक फरीक की मुकम्मल हिमायत या जमानत देने से गुरेज किया। यही मोहतात पॉलिसी पाकिस्तान को इस अमल में काबिल कबूल बनाती है। मौजूदा सूरत हाल का सबसे अहम पहलू यह है कि ईरान और अमरीका की जानिब से तमाम तर सख्त बयानात और दबाव के बावजूद दोनों ममालिक जंग की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। इसकी वजह सिर्फ इलाकाई अदम इस्तेहकाम नहीं बल्कि आलमी सतह पर उसके असरात है। खलीज में कशीदगी बढ़ने का मतलब तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी मईशत में अदम इस्तेहकाम और बड़ी ताकतों के दरमियान तनाव में इजाफा है। यही वजह है कि ईरान और अमरीका के दरमियान पसे पर्दा सिफारतकारी अब भी जारी है, जिसमें पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। ईरानी वजीर खारजा के हालिया सिफारती दिनों ने यह जरूर वाज़ेह किया है कि ये तमाम सिफारती सरगर्मियां किसी बड़े फैसले की तैयारी है जिसमें पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली तौर पर अहम है। इन कोशिशों के बायस फारी अमन मुआहिदा भी हो सकता है, एक तरफ तवील मुज़ाकराती अमल का आगाज भी हो सकता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस वक्त ये तमाम सफारती कोशिशें पसे पर्दा हो रही हैं। इस दौरान ये सवाल बार बार पैदा हुआ कि ईरान में इस वक्त फैसले कौन कर रहा है। ये तासुर अगरचे अमरीकी क़यादत की जानिब से बार बार दोहराया गया, जिसके बायस अब यह हकीकत दिखाई देने लगा है। ईरान पर अमरीका और इजराइल के इब्तदाई हमलों के बाद जब ईरान के रहबर आला सैयद अली खामनाई की शहादत की खबर मंजर आम पे आई तो उनके बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई रहबर आला मुंतखब हुए, तो बज़ाहिर यह तासुर दिया गया कि ईरान का ताकत का रिवायती ढांचा बरकरार है। लेकिन मुज्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद उनकी अवामी गैर मौजूदगी ने सवालात खड़े किए। उनकी जानिब से अब तक चंद तहरीरी बयानात जारी किए गए और उन्होंने अवाम से कोई खिताब भी नहीं किया। इत्तलात यह भी है कि वो इब्तदाई हमलों में जख्मी हुए, जबकि एक राय यह है कि वो जख्मी जरूर है लेकिन खत्ते की मौजूदा हालात और सिक्योरिटी खतरात के बायस ही वो मंजर आम पर नहीं आ रहे। कुछ हलकों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि उनकी अदम मौजूदगी के बायस फैसला साजी के अमल में तात्तुल पैदा हो रहा है, क्योंकि ईरान में रहबर का किरदार सिर्फ आईनी नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। वो मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं, पॉलिसी की सम तय करते हैं। अमरीकी सदर उसी खला को अपनी जुबान में क़यादत में तकसीम करार देते हैं। वो इस बयानिए को बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए से ऐसी कोई तस्दीक नहीं हुई कि ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार है, और ईरानी क़यादत बारहा ये वाज़ेह कर चुकी कि उनमें कोई तकसीम नहीं। ईरान में इस वक्त सिफारती सतह पर इख्तियार बज़ाहिर हुकूमत के पास है। सदर की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची मुज़ाकरती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी जानिब पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ अमली तौर पर मुज़ाकराती अमल की क़यादत कर रहे हैं। यूं ये कहा जा रहा है कि सिफारती इख्तियार भी मुकम्मल तौर पर एक हाथ में नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बाक़िर कालिबाफ इस्लामाबाद में अमरीका से मुज़ाकरात करने वाले ईरानी वफ़द के सरबराह थे, लेकिन अब्बास इराक्ची वज़ीर ख़ारजा हैं और सिफारतकारी उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसमें पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का हर दौरे पर उनके साथ जाना जरूरी नहीं। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का जिक्र हो तो ये वाज़ेह करते चले कि वो एक साबिक फौजी कमांडर और मौजूदा स्पीकर के तौर पर उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जो सियासी और अस्करी दोनों हलकों में असर रखती हैं। वो खुद को मुज्तबा खामनाई की पॉलिसीज का नुमाइंदा करार देते हैं, जिसके बायस अमरीकी माहिरीन ईरानी ताकत के मराकज़ में इख्तलाफात का इशारा करार देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान हो, बाक़िर कालिबाफ हो या अब्बास इराक्ची,
وہ سب سفارتکاری کو موقع دے رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ امریکہ کی تمام شرائط کے سامنے سر جھکائیں۔ ایرانی قیادت میں اختلافات کی بات ہو تو ایران جنگ پر صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس میں بھی اختلافات کی خبریں سامنے آتی ہیں، جبکہ امریکی فوج میں اکاڑ پچھاڑ بھی ان اختلافات کو نمایاں کرتی ہے۔ یوں امریکہ میں بھی اس وقت اندرونی طور پہ گہری تقسیم پائی جاتی ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ کہ ایران میں اختلافات اس حد تک پہنچ چکے تو ایران کا نظام اب بھی کیوں مکمل ٹوٹ پھوٹ سے بچا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران میں اندرونی سطح پر اب بھی بڑی حد تک ہم آہنگی موجود ہے۔ اس دوران آبنائے ہرمز پوری کشیدگی کے دوران مرکزی حیثیت حاصل کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر کسی ایرانی کشتی کو بارودی سرنگیں بچھاتے دیکھا گیا تو اسے فوراً تباہ کیا جائے گا، یہ بیان محض ایک فوجی ہدایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ سمندر میں بچھائی گئی یہ سرنگیں جنگ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سمندری بارودی سرنگیں بظاہر ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے، مگر ان کی سادگی ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ پانی میں رکھے گئے دھماکہ خیز آلات ہوتے ہیں جو جہازوں، آبدوزوں اور ٹینکرز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد دشمن کو کسی مخصوص علاقے میں داخل ہونے سے روکنا یا اس کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہوتا ہے۔ بحری سرنگوں کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ چین نے 14ویں صدی میں ان کا استعمال کیا، لیکن اس دور کی بارودی سرنگیں آج کے زمانے کی طرح جدید نہیں تھیں۔ جبکہ امریکہ نے اپنی جنگ آزادی کے دوران بارود سے بھرے ڈرم سمندر میں چھوڑ کر اسی تصور کو عملی شکل دی تھی۔ اس کے بعد تقریباً ہر بڑی بحری جنگ میں یہ ہتھیار استعمال ہوتا رہا، چاہے وہ عالمی جنگیں ہوں یا خلیجی تنازعات۔ جدید دور میں ان سرنگوں نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ اب مخصوص اہداف کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ٹینکر، جنگی جہاز یا تجارتی جہاز، ہر ایک کے لیے الگ الگ سگنل ہوتا ہے اور سرنگیں اسی کے مطابق رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا استعمال نہ صرف مؤثر بلکہ نسبتاً کم لاگت میں انتہائی خطرناک بھی ہے۔ امریکی اندازوں کے مطابق ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ہزاروں کی تعداد میں سرنگیں بچھائی جا چکی ہیں۔ تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے ان سرنگوں کو بچھانا نسبتاً آسان ہے اور اس حکمت عملی کے تحت چند ہی گھنٹوں میں ایک اہم سمندری راستہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے اور دشمن کو اس کا مکمل اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اصل مسئلہ ان سرنگوں کو بچھانے میں نہیں بلکہ ہٹانے میں ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو آبنائے ہرمز کو ایک طویل المدتی خطرہ بناتا ہے۔ سمندر میں سرنگیں کسی ایک جگہ نہیں رکتی، کچھ سطح کے قریب تیرتی ہیں، کچھ لنگر سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ سمندر کی تہہ میں چھپی ہیں۔ اگر یہ ڈرفٹنگ مائنز ہوں تو لہروں کے ساتھ اپنی جگہ بدل سکتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک بار صاف کیا گیا علاقہ بھی دوبارہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے مائن سویپر سرنگیں ہٹانے کے کام میں مصروف ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق یہ ایک نہایت سست اور پیچیدہ عمل ہے۔ مائن سویپنگ میں جہاز خصوصی آلات کے ذریعے سرنگوں کو کاٹ کر سطح پر لاتے اور تباہ کرتے ہیں، جبکہ مائن ہنٹنگ میں روبوٹس اور غوطہ خوروں کی مدد سے ہر سرنگ کو الگ الگ تلاش کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف وقت طلب ہے بلکہ خطرناک بھی، کیونکہ ایک معمولی غلطی پورے آپریشن کو نقصان پہنچائے گی۔ امریکی اداروں کی اپنی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ممکن ہے ایران خود بھی یہ نہ جانتا ہو کہ تمام سرنگیں کہاں بچھائی گئیں۔ جنگی حالات میں جلدی میں بچھائی گئی سرنگوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا مشکل ہے اور بعض اوقات جان بوجھ کر کچھ سرنگوں کو بہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ دشمن کے لیے خطرہ غیر متوقع رہے۔ یہی غیر یقینی دشمن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یوں ایران نے ایک اہم اسٹریٹجک برتری حاصل کی۔ اس نے ایک محدود جغرافیائی راستے کو ایسے ہتھیار میں بدلا جسے مکمل طور پہ غیر مؤثر بنانا مشکل ہے، اور دوسری طرف امریکہ کے لیے ایک پیچیدہ چیلنج، وہ اس راستے کو کھلا رکھنا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی قدم خطرے سے خالی نہیں۔ یوں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز میں اگر بحران طویل ہوگا تو اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ کتنے ہوں گے، کس صورت میں، اسی کا احاطہ ایک شارٹ بریک کے بعد۔ کہیں نہیں اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ابتدائی کے اندر جن معاملات اور جن اقدامات کے اوپر بات ہوئی ہے اسی کا احاطہ پروگرام کے اس حصے میں کیا جائے گا۔ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے سینیٹر ناصر بٹ صاحب۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں سفینہ خان صاحبہ، وہ بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکی ہیں۔ سفینہ صاحبہ آپ کا بھی مشکور ہوں۔ بٹ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو 2 بار کے تذکرے کیے جا رہے ہیں کہ عراقچی صاحب آئے اور یہاں سے آ کے چل دیے۔ ان کا روٹ جو تھا وہ یہاں سے مسقط کا اور پھر وہاں سے رشیا کا، لیکن مسقط جانے کے بعد پھر واپس پاکستان واپسی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ اور ایران پاکستان کے بارے میں وہ جو تاثر اپنا بھائی چارے والا دے رہا ہے اسے اس حد تک مضبوط کر دیا ہے کہ اب بہت سے لوگوں کو مخمصے کے اندر رہنا پڑ رہا ہے کہ یار اتنی محبت بھی کیسے؟ تو کیا مقاصد تھے اس کے پیچھے، اور ابھی آئندہ کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے
جن کے دلوں میں پاکستان کے لیے محبت نہیں ہے اور بغض ہے. اور جتنی پوزیشن اب آپ کے سامنے ہے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا پہلا راؤنڈ ہوا، یہ کتنی ایک اچھی اور اہمیت کی بات ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان پہ یقین کرتا ہوں، جو یہ بات کر رہے ہیں وی بلیو دیٹ ون. ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی پہ اعتماد نہیں کرتا ایکسیپٹ پاکستان، اور انہوں نے پریکٹیکل بتایا. ایران خود کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہماری بات پاکستان سے ہو رہی ہے اور جو جتنا اعتماد مجھے پاکستان سے ہے، اور میرا میسج ہو بہو جو میں پاکستان کو دیتا ہوں وہی میسج آگے پاکستان امریکہ کو دے رہا ہے، اور امریکہ وہ جواب دے رہا ہے تھرو پھر پاکستان. صحیح. ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو ان کے فارن منسٹر آئے تھے ادھر عراقچی، وہ پہلے آئے، آنا امریکہ نے بھی تھا، ایران نے بھی تھا. ایران آ گیا، اس نے اپنی بات پوری بتائی اور یہ میسیج دیا، اور پھر امریکہ نے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کے جو لوگ آئے ہیں وہ جو بات کریں گے، جو میسیج ہمیں دیں گے اس پہ ہم پورا یقین کریں گے اور پھر ہم اپنا لائے عمل بتائیں گے. ٹھیک. یہ ہوا. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ چلے گئے ادھر عمان، ٹھیک ہے. وہاں سے آپ یہ دیکھیں میسیج گیا امریکہ کو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ نے جو میں میسیج دیا اس کے مطابق. پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے پاکستان پہ یقین ہے، وہی سیف جگہ ہے ہمارے لیے، اور ایران کہتا ہے پاکستان ایک سیف جگہ ہمارے لیے. ایک وہ وقت تھا ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے خلاف جو کچھ اس نے ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ہم پہ حملے بھی کرتا تھا اور یہ دنیا کو بتاتا تھا کہ میں نے کوئی ٹیررسٹ کو پکڑا ہے. یہ جو پچھلے سال جو 10 وہ ہوا ہندوستان نے جب ہم پہ حملہ کیا، ایک بات آپ یہ یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی ایسی مضبوط تھی کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو میں سلام پیش کروں گا اور اپنے اسحاق ڈار صاحب کو بھی، انہوں نے یہ خارجہ پالیسی تھی کہ ہم جب وہ لوگ ادھر تھے، جب وہ مسلط ہوا تھا تو ہمارے ہر ملک سے ہمارے تعلقات ختم ہو چکے تھے، ہم ایسولیٹ ہو گئے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سارا کچھ یہ جو کچھ ہوا اپنی خارجہ پالیسی ایسی تھی کہ ڈار صاحب نے سب ممالک سے رابطہ کیا، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، رشیا ہے، چائنا بھی ہم سے ناراض تھا اس وقت ان کے حالات میں کہ بھائی یہ جو ہندوستان نے کیا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ جو کہتا ہے کہ جی میں نے جو ٹیررسٹ کے پیچھے آیا ہے، جو کچھ میں نے حملہ کیا، تھرڈ کنٹری کوئی بھی آ جائے، ہم بیٹھے ہیں، آ کے بتائیں، وہ فیصلہ کر دیں کہ ہندوستان نے جو کہا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے. ہندوستان نہیں آیا، ہمارا جو رائٹ تھا ہم نے وہ یوز کیا اور ساری دنیا جتنی تھی انہوں نے پھر ہمارے رائٹ کو مانا. لیکن کیا ہوا، ہندوستان 6 گھنٹے نہیں گزرے، ہمارے آرمی چیف نے، عاصم منیر صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی، ہندوستان روتا سفید جھنڈے سامنے رکھ کے. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وقت تھا جب ہوا تو امریکہ کے پاس گیا تو امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پاکستان کو اس کام سے روکتا ہوں، لیکن آپ واقعی جھوٹے اور تمہارا یہ جو پاکستان پہ اٹیک کرنا تھا یہ غلط تھا. ہم نے اپنا رائٹ یوز کیا. اب جو وقت آیا، دیکھیں دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے کہ ہم ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں 2 ملکوں کے درمیان. اتنی بڑی جنگ، یہ تھرڈ وار چھڑ سکتی تھی، دنیا ایک دوسرے کو دیکھے نا کیا کچھ ہو رہا تھا. آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ثالثی پاکستان کی، امریکہ، ایران میسج ہم پہنچا رہے ہیں اور ہم پہ یقین کر رہے ہیں، اور تجاویز بھی. اور آج ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم پاکستان میں جا کے اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے میسج جو چند لوگ ہیں، جو ان طاغوتی طاقتوں کے لیے بھی، وہ نظریات کے حامل لوگوں کے لیے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پچھاڑ دیے جائیں گے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو آئسولیٹ کر لیں گے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں دنیا کے اندر اور ہمارے نظریات کل ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن اس میں یہ یاد رکھا جاتا ہے کہ مثبت عمل کس کا تھا اور منفی کس کا تھا. ہماری سوچ ہے، دنیا کو پتہ چلی کہ ہم جو ہے امن چاہتے ہیں، ہم ہمسائے ملک سے بھی امن چاہتے ہیں. تو وہی پیغام وہ کردار ادا نہیں کرتا، اگر وہ اس طرح کے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس رائٹ ہے اس کو جواب دینا جو ہم دے رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں، اگر آئندہ اسے ہندوستان نے ایسا کچھ سوچا اس سے 3 گنا زیادہ اس کو جواب ملے. ٹھیک. سفینہ خان صاحبہ،
क्या समझती हैं, जिस तरह भट्ट साहब भी तज़किरा कर रहे थे कि हमारी पोजीशन आज से 1 साल पहले क्या थी या 2 साल पहले क्या थी और अभी हमारी पोजीशन क्या हो चुकी है, इस पोजीशन के बदलने में पीछे जो मामलात हैं वो तो सभी को मालूम है, लेकिन ये जो पोजीशन अब बनी हुई है जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, इसके असरात मुस्तकबिल में क्या निकलेंगे? अच्छा, थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी ऑन योर शो। भट्ट साहब की बातों से मैं एग्री करती हूँ और आपने जो इंट्रो दिया वो इट वाज फैंटास्टिक। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन की बात से बात शुरू करी तो उनका वक्त था, पाकिस्तान का दौर है। अब पाकिस्तान का दौर है, पाकिस्तान का वक्त आ चुका हुआ है और भारत काफ़ी लंबे अरसे से वेस्ट को अपने फेक प्रोपेगेंडे से और बदकिस्मती से उसमें हम पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व होते थे, पूरी दुनिया को एक फेक प्रोपेगेंडे के थ्रू मिसलीड करता आया है, जिसका हिस्सा वेस्ट भी रहा है, यूरोप भी रहा है और ईस्ट भी रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के माजी में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, और ऐसे भी वजीर आजम गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि क्या करूं, उन पर हमला कर दूं। तो वो वक्त वो था और भारत को इसी चीज़ों से शय मिलती थी और भारत इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो कहते हैं ना, शेर आया, और इस दफ़ा सच में शेर आ गया, क्योंकि इस वक्त जो इक़्तिदार के राहों में बैठे थे वो असली शेर थे और जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज को लीड करने वाला था वो भी असली शेर था। उसने ये भी बताया कि फिर हमारे टैंकों में तेल हो ना हो, हमारी बाजुओं में वो जोर है, हमारी बाजू में वो ताकत है, हमारे जवानों के सीनों में वो जज्बा है जो तेल ना होने के बावजूद भी लड़ा जा सकता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी था जिसने कहा कि लड़ेंगे भी, मरेंगे भी और अपनी धरती की हिफाजत भी करेंगे, जैसे हमारे फौजी भाई बोलेंगे उन्हीं के पीछे हम सीना तान के खड़े रहेंगे। और पाकिस्तान की पूरी नेशन ने खड़े होकर बताया कि जो हमारे लड़ने वाले, बॉर्डर पे लड़ने वाले बहन भाई हैं, जो वो हमारे जवान हैं, वो हमारे ऊपर से गुजर के जाएंगे, जिसको कहते हैं ना कि हमारा जज्बा, उनका जज्बा ऐसा था कि पूरी दुनिया ने देखा कि जब जो मिसाइल चल रहे थे तो हमारे सादा भाई उनके पास बैठे हुए, इतने करीब बैठे हुए उन मिसाइल को चलता हुआ देख रहे थे। फिर दुनिया ने यह भी देखा कि ड्रोन हमारे कंधों पर उठाए हुए लोग ले जा रहे हैं, फिर लोगों ने यह भी देखा कि ड्रोन गिर रहे हैं, हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानी नेशन अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे शाना बशाना खड़ी है। ये होती है असल क़यादत, जब आप यकजुबां होकर असली हम पेज पे होते हैं ना। कभी भी कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक असली और सियासी क़यादत हम पल्ला, हम नवाला, हम पेज होकर बात ना करे। दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था जो ये असली क़यादत, वैसे भी कहते हैं ना, कर्मा और तकदीर से ना किसी को कम मिलता है ना ज़्यादा मिलता है। शायद हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री इन 2 सपूतों का वेट कर रही थी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और शायद प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रही थी जो शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री, हमारी जिंदगियों में हमें ये नेमत देनी थी कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी फख्र से कह सकें कि हम वी आर अ प्राउड पाकिस्तानी। हम तो पहले से कहते हैं, मैं तो पहले से कहती आई हूं, आज पहली दफा हिस्ट्री में हम लोग पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तानियों की वजह से जो है वो प्राउड फील कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, ये मैंने और आपने कुछ नहीं किया, ये मेरे उन भाइयों ने, उन जवानों ने अपने खूनों का नजराना देते हुए यहां तक हमें पहुंचाया है और उसका लीडर, उसका सपा सलार बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत क्या बात करते हैं, भारत तो आज कहीं नजर नहीं आता। भारत तो मैं वो उनकी जबान में अगर एक बात कहूं तो उनकी तो अस्थियां बहाकर जो है उनका जो है कार्यक्रम हो चुका हुआ है, वो तो आप कहीं पे भी नहीं है। भारत को तो मोदी अपने ही मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो बॉलीवुड की मूवी से इतना इंस्पायर हो चुके हुए थे कि उन्होंने हॉस्टाइल किया हुआ था एक्चुअली में अपनी नेशन को। बॉलीवुड उनका कहते हैं, हम पाकिस्तान में कहते हैं हमारा पाकिस्तान का मीडिया मादर पेदर आजाद है, असल कंट्रोल मीडिया तो इंडिया के अंदर है। वो अपनी रियासत की नैरेटिव के अलावा राइट से लेफ्ट नहीं जा सकता था, इतना हॉस्टाइल था। जो वो बोलते थे बॉलीवुड स्टाइल में उनको बता दिया जाता था, जैसे उन्होंने हमारा कराची भी फतह कर लिया था, हमारा पाकिस्तान भी फतह कर लिया था। बदकिस्मती से भारत की ये, मैं इन अ वे में बोलती हूँ कि थैंक यू भारत, आपने पाकिस्तान को हमारी पुरानी क़यादत की तरह हल्का लिया। तो फिर आपने हमें जोश दिलाया। नहीं जोश नहीं, मैं थैंक यू कि आपने वही पुराने ख्वाबों में बैठे हुए थे, वही पुरानी सोच थी आपके ऊपर कि शायद आज भी वही क़यादत होगी, तो क़यादत थी सामने, असल बैठे हुए असली शेर थे, तो उन्होंने कहा आओ ना जरा। सब अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे तब्दीलियां क्या आ रही हैं? इस जंग ने तब्दील क्या किया? किसकी साख को, किसके एतमाद को, किसकी सफबंदी को, किसकी मईशत को? देखें, इस जंग ने सबसे पहले ये एक चीज सामने आ गई कि जो पाकिस्तान है एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है, मुल्क है, और उसने जो इस वक्त हालात थे जब जंग अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, उसके बाद जब पाकिस्तान मीडिएटर बना और फिर दोनों मुल्कों ने, ईरान ने, अमेरिका ने बिलीव किया, उस पर यकीन किया, क्योंकि जब हमने हिंदुस्तान को जवाब दिया था उस वक्त अमेरिका बीच में आ गया था। उसने कहा था कि आप मेरी खातिर ये जंग रोक दें,
ہندوستان نے ہاتھ اٹھا لیے تو اوبیسلی ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی اور اس کو دنیا نے ریکگنائز کیا تھا. اس کے بعد جب یہ جنگ چلی تو پاکستان نے جب مداخلت کی امریکہ سے اور ایران سے کہا کہ میڈیٹر بنو, پھر دونوں نے بلیو کیا. اب یہ بات ہے دیکھیں گلف جو ہے سعودیہ سے ہمارا ایک معاہدہ ہے, قطر ہے, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہم سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ پکا یقین اور یہ چیزیں کہ اب میں وقت سے پہلے کہہ نہیں سکتا. ایک وقت تھا پہلے جہاں امریکن اڈے تھے, چاہے وہ دبئی میں تھے یا قطر میں تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سیف ہیں, ہمارے لیے وہ جلدی پہنچیں گے. اب چینج ہو چکا ہے. یہ رشیا, چائنا, پاکستان, یہ پورا ایک وہ بیلٹ بن گیا ہے جو ایک پیج پہ آ گئے. امریکہ اب اس چیز کو یقین اس نے کر لیا. جو آپ نے کہا کہ قطر بیچ میں شامل ہو رہا ہے, چلے میں نہیں پوچھتا کہ اور کون ہے, لیکن یہ اس کی تائید کر سکتے ہیں کہ اور بھی ملک اس کے اندر ہوں گے. بس آپ یہ سمجھیں کہ اب پاکستان کے معاشی حالات بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان نے جو یہ کردار ادا کیا ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ رہتی قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ پاکستان ہے جس نے تھرڈ ورلڈ وار کو روکا. اور اب دیکھیں یورپ بھی اعتماد کر رہا ہے, جرمنی فون کر رہا ہے, اس کا جو پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کو, باقی یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کر رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے جی یہ جلدی بات ختم ہو جائے گی. اوبیسلی یہ 79 ایئر ایران اور امریکہ کے آپس میں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ وقت آ گیا کہ امریکہ نے بھی اس چیز کو مانا, ایران نے بھی مانا. ابھی ریسنٹلی دیکھیں, کل پھر جو ایران کا وزیر خارجہ جو آئے, ایک دو دن پہلے آئے, وہاں گئے عمان, انہوں نے کچھ چیزیں آپس میں جو بھی معاہدے کیے یا بات کی, وہ چیز پاکستان آ کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ یہ ہماری بات امریکہ تک پہنچا دیں. اور امریکہ بھی اس پہ یقین کر رہا ہے کہ جو ہم نے پیغام بھیجا ہے پاکستان نے, اس پہ میں سوچ رہا ہوں اس کا مثبت جواب دوں گا. لیکن اب یہ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ اب سیاسی بیانات اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہے نا کہ وہ اپنی بھی ساکھ بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایران جو ہے وہ بھی, پر ایک میں بات کہوں گا کہ ایرانی قوم یکجا ہوگی, ایک آواز, یہی قوموں کی نشانی ہوتی ہے, یہی ہونا چاہیے. اب میں ایک بات مجھے کرنی چاہیے ضرور کہ یہ ہمارے ملک میں جو چند مٹھی بھر لوگ, ان کو جو کچھ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیا وہ پاکستانی ہے؟ جب اس طرح کی جنگ ہماری ہندوستان سے ہوئی ہے, جو کچھ ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں جی کہ پاکستان تو میڈیٹر ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اپنی باتیں جی وہ فلاں بندہ جیل میں جانا, ایک ہونا چاہیے. اس کے اوپر تو بین الاقوامی سطح کے اوپر اور ہو رہی ہو. ایک اور آپ دیکھیں, کل میں ایک واقعہ آپ بتاؤں, میں یہ بات ضرور کروں, لنڈن میں آپ نے کچھ دیکھا ہوگا, آیا وہ ایک مولانا اشرفی صاحب ہے, وہ اجمیر روڈ پہ جا رہے ہیں, کچھ وہ گنڈے, اب میں ان کو گنڈا ہی کہہ سکتا ہوں, جنہوں نے ان کے اوپر ایسے کویسچن کیے پاکستان آرمی چیف کے متعلق, اس نے کوئی بات کی, یہ وہ پاکستانی نہیں ہے. میری آج ان سے بات بھی ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان کے چہرے نمایاں ہوں, ان کو پاکستانیت ان کے اندر نہیں ہے, وہ پاکستان کے دشمن ہیں. یا آج کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ اس وقت ایسی بات کرنا پاکستان؟ اور پھر وہ اس میں جو مظلوم ہو, اگر وہ آپ کے حق میں بیان دے رہا ہو تو پھر آپ کو اسی سے ہی تاثر مل جانا چاہیے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے. سفینہ خان صاحبہ, جس طریقے سے بٹ صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے عوام الناس میں یہ پایا جاتا ہے, اور ایران کے اندر بھی یہ موجود ہے. ایران پاکستان سے محبت کرتا ہے, اس کے عوام کرتے ہیں, ان کی عقیدت بھی ہے, لیکن وہاں پہ تاثر یہ ہے کہ امریکہ دغا باز ہے, امریکہ کہیں آپ کے ساتھ بھی دغا نہ کر جائے. پاکستان کی اس وقت پوزیشن جو ہے یہ ڈبل ایج سارڈ والی ہے, کہ دو دھاری تلوار جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے, ایک طرف مفادات, ایک طرف تعلقات, ایک طرف عقیدت, ایک طرف معیشت. تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی پوزیشن کس حد تک مضبوط دکھائی دے رہی ہے؟ یاسر, ایک بات میں کہوں گی کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے نا ایک ہی آواز بن کر ایک ہی چیز کر رہی ہے, پاکستان نام ہے اعتماد کا, تو ہمیں تو اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ کون کیا بول رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے, اور اس وقت جو ہے پوری دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے. پاکستان نے یہ جو عزت کمائی ہے نا, یہ اس کو بھیک میں نہیں ملی ہے. پاکستان نے اپنے زور و بازو کے اوپر یہ لی ہے. یہ وہی امریکہ تھا جو پہلے بھارت کی پشت پہ کھڑا ہوتا تھا, یہ وہی ایران تھا جو پہلے بھارت کی جھولی میں بیٹھا ہوتا تھا. سوری میں بہت ہارش ورڈ یوز کر رہی ہوں, پورا UAE پہلے بھارت کی طرف ٹلٹ کرتا تھا. تو پاکستان کو یہ عزت
किसी ने भीख में नहीं दी है। और जो कोई ये कहना चाहता है कि अमेरिका, हमें पता है अमेरिका पहले से भी हमारे साथ क्या करता आया है और हमने अपनी स्ट्रेटजी देखनी है, हमने अपनी पॉलिसी देखकर चलनी है। पूरे अरब को, पूरे यूएई को, पूरे वेस्ट को, पूरे यूरोप को और अमेरिका को पता चल गया है कि असल कौन है जो पूरी दुनिया में अमन कायम भी कर सकता है और कौन इस काबिल है कि जो न्यूक्लियर पावर होते हुए दूसरे को नाको चने भी चबवा सकता है और अपनी सालमियत का पूरी तरह दिफा भी कर सकता है। वो भारत तो कहीं नहीं है। तो वो लोग जो पहले भारत की पुष्पनाई पर खड़े होते थे, आज उनको बचाने के लिए भारत नहीं है वहां पर। आज उनको बचाने के लिए एक ही वाहिद सल्तनत है, वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। और आप बात करते हैं कि जी उनको वो फिक्र ना करें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनाया था, कलमा के नाम पे बनाया था। आगे भी पाकिस्तान को हमें अल्लाह के ही सुपुर्द है और हमें अपने जवानों पे, हमें अपने शहीदों के खून पे यकीन है कि हम लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। देखिए, अमन के साथ साथ पूरी दुनिया को लूप में लेकर चलना पड़ता है। हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब दुनिया ने अगर हमें माना है, हमने अपने जोरे बाजू पे मनवाया है अपने आप को, तो हमें बाकियों को भी रिगार्ड करना है। हम फिर अकेले बन के तकब्बुर में नहीं आ सकते कि हम हैं। हमें सबको ले, हम भाईचारे का सबूत दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ माजी में क्या किया था, लेकिन हम अभी भी आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप भी उन लोगों को सोचना है, ईरान को सोचना है, हमारे यूएई को सोचना है, हमारे वेस्ट को देखना है, हमारे यूरोप को सोचना है कि असल अमन कायम करने वाला मुल्क कौन है और असल जो है रिस्पॉन्सिबल स्टेट कौन सी है। तो वो पाकिस्तान है। पूरा एतमादी जो है पाकिस्तान जो दिखा रहा है और उसके अंदर वो जो उनसर नुमाया किया गया, मुस्बत उनसर के अमन कायम करना है लेकिन कमज़ोरी की बुनियाद पे नहीं करना, मशवरा देना है और मशवरे में मुस्बत उनसर को ही है। ताल्लुकात रखने मफादात की बुनियाद पे भी हैं तो उधर अकीदत की बुनियाद पे भी हैं और उसमें से कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना है ताकि मुस्तकबिल में कोई तारीख लिखी जाए तो उसमें ये लिखा जाए कि तीसरी जंग अजीम होने की डगर के ऊपर जब दुनिया मौजूद थी तो एक रियासत थी कि जिसने उन तागूती ताकतों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो उम्मीद का दिया रोशन रखा, जिसका नाम अमन था, जिसका नाम सीज फायर था और जिसका नाम भाईचारा था, जिसका नाम मईशत की बहाली था, तो वो पाकिस्तान का नाम गर्दाना जाए। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब। खत्म कर दो। देखें, अमेरिका मान रहा है कि पाकिस्तान जो मीडिएटर बना है हमें उस पर पूरा यकीन है। ईरान मान रहा है, हम तो कह रहे हैं ना, वो ममालिक खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मीडिएटर बना है जिस पे हमें एतमाद है और इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती। अमेरिका ने तो ये तक भी कह दिया कि जेडी वेंस पाकिस्तान में महफूज था, यहाँ तो गोलियां चल रही। अब और क्या चाहिए हमें? इससे ज्यादा महफूज होने का और उनसर क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, सफीना खान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान कोई आम रियासत नहीं है, ये एक इस्लामी रियासत है जो इस अकीदे पर कायम है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की और इख्तियार एक मुकद्दस अमानत है। आईन पाकिस्तान वाज़े तौर पे इस्लाम को रियासती मजहब करार देता है और यह यकीनी बनाता है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का निज़ाम पहले ही इस्लामी उसूलों पर कायम है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब रियासत खुद इस्लामी उसूलों पर चल रही है तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी को जिहाद कैसे कहा जा सकता है? रियासती और दीनी दोनों नुक्ता नजर से जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान में मासूम लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी जिहाद नहीं बल्कि बगावत है। फितना अंगेज अनासिर इस्लामी तालीमात को गलत पेश करते हैं और अपने जाती मफादात और ताकत के हुसूल के लिए उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिन्हें बैरूनी दुश्मन कुव्वतों की भी पुष्ट पनाही हासिल होती है। कुरान कहता है अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और अपने में से साहिबान इख्तियार की। इससे साबित क्या होता है? साबित यह होता है कि जायज रियासती इख्तियार की अताअत जरूरी है कि जो गिरोह रियासत के खिलाफ हथियार उठाए वो इस्लाम का दिफा नहीं बल्कि उसको चैलेंज करने वाला है। इस्लामी कानून में इसे बगावत कहा जाता है और यह सख्ती से हराम है। इस्लाम इंसानी जान की बहुत ज्यादा कदर करता है। कुरान में है कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोह मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, स्कूल्स को बम से उड़ाते हैं, मुआशरे में खौफ फैलाते हैं। ये ईमान के अमाल नहीं बल्कि फसादुल फिल अर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे ऐसे जुल्म से मना फरमाया कि औरतों और बच्चों को कत्ल न करो। इससे साबित होता है कि दहशतगर्दी के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। अहादीस में खारिज के बारे में आया कि आखिर जमाने में एक कौम निकलेगी, कम उम्र और कम अक्ल होगी। वो कुरान पढ़ेंगे मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर
शिकार से निकल जाता है। पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र के 1800 से ज्यादा उलमा ने पैगाम पाकिस्तान के जरिए वाज़ेह फतवा दिया है कि दहशतगर्दी और खुदकुश हमले हराम हैं। ये किसी एक फर्द की राय नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के उलमा का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद नाजायज़ है और ये अनासिर खारिज के रास्ते पे हैं जिन्होंने तारीख में फसाद और तफरका फैलाया। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ आलिम दीन राग़िब नईमी साहब ने। बहुत शुक्रिया राग़िब साहब, बहुत आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। राग़िब नईमी साहब, इस वक्त अगर एक तबका देखा जाए उसका ताल्लुक किस तबके से है ये भी सबको मालूम है। वहां से अगर पैगाम ये आए कि ये जिहाद है तो जिहाद के असल मानी इस दौर के अंदर क्या है, उसे कौन सा गिलाफ पहनाया जा सकता है या कौन सा अबाया उसकी गलत तशरीह करने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहाद अल्लाह वहदहू ला शरीक की उस रजा को हासिल करने का नाम है जिसके जरिए एक पिछे हुए तबके को जुल्म से निजात दिलाई जाती है, जिसके जरिए अल्लाह ताला की हाकमियत को उन जगहों के ऊपर कायम करने की कोशिश की जाती है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेना भी मुमकिन नहीं होता और लोगों को गवारा नहीं होता। जिहाद उस अजीम कोशिश का नाम है जिसके नतीजे में अतराफ व अकनाफ आलम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम गूंजता है। जब हम जिहाद को इस खास पस मंजर के पैराए के अंदर देखते हैं तो फिर यह बात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और दीगर कुफार अरब के खिलाफ सीना सपर हुए, बाहर निकले, उनका मुकाबला किया और उस मुकाबला करने में जितनी भी आपने हदायत दी वो तमाम की तमाम हमारा उस जहां इल्म के लिटरेचर का वो अजीम सरमाया है, फेंक नहीं सकते हैं उसको, कहीं पर भी इधर उधर रख नहीं सकते हैं, वो हमारे सामने मौजूद है। आज के ज़माने के अंदर हम ये बहुत कैटेगोरिकली समझते हैं कि जिहाद एक रियासती अमर के ताबे है और वो रियासत जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं जो एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के उसूलों के ऊपर बुनियादी तौर पे कायम है, इस्लाम के मुख्तलिफ मज़ाहिर इस इस्लामी रियासत के अंदर हमें जीते जागते नजर आते हैं। और यहाँ पे जिहाद के लिए बाकायदा तौर पे अफराद का तायुन किया जाता है जो कि कौमों, मुल्कों, मिल्लत की तरफ से जिहाद करते हैं और पाकिस्तान जमीनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। अच्छा, राग़िब साहब फिर इस तरह की तरगीब कोई दे तो उससे निमटने के लिए अवामुन्नास को क्या करना चाहिए, उनका किरदार क्या होगा और उससे निमटने के लिए रियासत का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, अवामुन्नास को तो बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये लाइन इख्तियार करने की जरूरत है नहीं। अफवाज पाकिस्तान के होते हुए हम किसी 1, 2, 3, 4 ग्रोहों को ये नहीं इजाजत देंगे कि वो अपने तौर पे, अपने रंग में, अपने अंदाज में अपने लोगों को बगावत करे। मैं तो इस तरह के जिहाद को बगावत से तस्वुर करता हूँ और फिर जब ये बगावत करती है तो फिर जो बागी होता है रियासती अदारे उस बगावत को ना सिर्फ कला कमा करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि इस तरह के अफराद और ग्रोहों को ख़त्म किया जाना है क्योंकि उनकी वजह से मुआशरे में इंतशार फैलता है। क्योंकि ये गिरोह दीन को गलत इस्तेमाल करते हैं और ताकत के हुसूल के लिए इस्लाम का नाम लेते हैं। तो इस ज़मन के अंदर अवामुन्नास को जो पाकिस्तान के शहरी हैं और रियासत पाकिस्तान को फिर अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया राग़िब नईमी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।